So hello everyone, welcome to MEPL classes. Good morning, good afternoon and good evening. जो भी जब भी देख रहे हैं आप लोग, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जैसे कि CMADD कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस का जबरदस्त वाला रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गया है। और अब से आपको यूट्यूब में डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, आपको यूट्यूब में जबरदस्त वाला रिवीजन वाला सेशन। आज हम लोग चालू कर रहे हैं CMADD। जी हाँ, CMADD का रिवीजन चालू कर रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेक्रेटरियल ऑडिट, जो कि सेक्रेटरियल ऑडिट के ऊपर ही ये पूरा पेपर बना हुआ है, पूरा ये सब्जेक्ट बना हुआ है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट से स्टार्ट करेंगे, जय शुभ आरंभ इसी पेपर से करेंगे। चलिए जय माता दी, स्टार्ट करते हैं। तो सेक्रेटरियल ऑडिट चैप्टर नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस रहता है एनी टाइम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हैंड रिटन नोट से करेंगे पूरा चैप्टर, हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे। जी हाँ, हम लोग ने जो हैंड रिटन नोट्स बनाया है, हैंड रिटन नोट्स क्लास में पढ़ते वक्त जो नोट्स बनाया है, उसी नोट से हम लोग ये पूरा चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, कम ऑन। जल्दी जल्दी से, अगर YouTube ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट से। और आज हम लोग धुआंधार रिवीजन स्टार्ट करेंगे CMADD का। जी हाँ, CMADD का जबरदस्त वाला रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जबरदस्त वाला। ओके, चलिए आइए चैप्टर नंबर 13 से चालू करते हैं, जो कि है सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट जो कि कौन करता है? ऑब्वियसली एक CS इन प्रैक्टिस करता है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्रेटरियल ऑडिट का क्या होता है। सेक्रेटरियल ऑडिट मींस एन ऑडिट ऑफ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी। नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, भैया फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं चेक करता है एक सेक्रेटरियल ऑडिट। CS ये आपका ये सब फाइनेंशियल चीज चेक नहीं करता है, छोटा मोटा चीज चेक नहीं करता है। ऑडिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, लॉस हो रहा है कि नहीं, यार ये तो ठीक है यार, ये तो आपको भी पता है। जो चीज आपको नहीं पता है वो हम बताएंगे, जो चीज आपको नहीं पता है वो हम बताएंगे। लॉ कौन सा आप फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बिजनेस ऑपरेशन जब आप कर रहे हैं, ऑपरेशन करते वक्त आपने कंप्लायंसेस चेक किए, कंप्लायंसेस ठीक से किया है कि नहीं। इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज का जितना भी कंप्लायंसेस है, भैया कंपनीज एक्ट आपने फॉलो किया है कि नहीं किया है। आपने कंपनीज एक्ट को फॉलो किया है तो कैसे फॉलो किया है। डे टू डे फाइलिंग जो कंप्लायंसेस होना चाहिए था, रेगुलेटरी फाइलिंग्स होना चाहिए था, वो टाइमली किया है कि नहीं किया, उसके ऊपर पूरा रिपोर्ट बना के देंगे। ठीक है, साथ ही साथ सेबी का, अगर लिस्टेड कंपनी है, सेबी का रेगुलेशंस आपका फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज चेक करेंगे। लेबर लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं, फैक्ट्रीज एक्ट, लेबर लॉज अलग अलग तरीके का, कोड ऑन वेजेस अलग अलग तरीके का लेबर लॉज है, वो फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब हम लोग चेक करेंगे। जितना कंप्लायंसेस है हम लोग पूरा कंप्लायंसेस चेक करके देंगे। तो सेक्रेटरियल ऑडिट मींस द ऑडिट ऑफ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, दैट इज नॉन फाइनेंशियल मतलब लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, इन विच द सेक्रेटरियल ऑडिटर, दैट इज CS इन प्रैक्टिस, विल चेक वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस और नॉट। इट इज आल्सो कॉल्ड कंप्लायंस ऑडिट। इसको कंप्लायंस ऑडिट भी बोलते हैं। पूरा कंप्लायंसेस को चेक करता है, छोटा मोटा चीज नहीं चेक करते हम लोग। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ये सब नहीं चेक करते यार, वो तो यार मैं बिजनेस ओनर हूं, मेरे को भी पता है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि यार मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। वो भैया कौन बताएगा? एक CS इन प्रैक्टिस। ओके, नीड्स एंड बेनिफिट्स क्या होता है सेक्रेटरियल ऑडिट का? नीड्स क्या होता है? व्हाट आर द नीड्स? इट एंश्योर्स कंप्लायंसेस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। अगर भैया ऑडिट हो रहा है, टाइमली ऑडिट हो रहा है, तो हम लोग को रेगुलेशंस के बारे में भी पता चला है कि हम लोग कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट से हम लोग को पता चल जा रहा है ना, अब बस हम लोग फॉलो करा देंगे उसको। गिव कंफर्ट टू डायरेक्टर एंड KMP एज टू कंप्लायंस। डायरेक्टर अब खुल के अपना काम कर सकता है, उसको पता है कंप्लायंसेस मेरा चेक हो रहा है, कंप्लायंसेस मेरा चेक हो रहा है। डायरेक्टर एंड KMP कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस, अपना बिजनेस ऑपरेशन में कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। एनहांसेस गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी का कंप्लायंसेस चेक हो रहा है, पेनल्टी नहीं लग रहा है, रेगुलेटरी पेनल्टी लग रहा है, भैया 25 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया आज ROC, आपने ये फाइलिंग नहीं किया। आज सेबी ने पेनल्टी लगा दिया इनसाइडर ट्रेडिंग का। तो ये सारा रेगुलेशंस अगर आपने फॉलो किया है, सेबी टाइमली ऑडिट कर रहा है, सेबी के पास, सेबी को पता चल रहा है कि हाँ ये कंपनी टाइमली रेगुलेशन सारा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कर रहा है, आपका इन्वेस्टर्स लोग को पता चल रहा है, तो गुडविल बढ़ेगा ना, गुडविल बढ़ेगा। और गिव कॉन्फिडेंस टू रेगुलेटर एंड इन्वेस्टर्स। रेगुलेटर्स को भी, सेबी को भी लगेगा हाँ ठीक है यार, ये तो सेक्रेटरियल ऑडिट करा रहा है, हम लोग को पता है अब सेक्रेटरियल ऑडिट हो रहा है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी इस कंपनी का जिम्मा ले लिया है, तो मतलब पूरा कंप्लायंसेस लीगल एंड लेटर एंड स्पिरिट से फॉलो होगा। और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स लोग को भी लगेगा हाँ यार सेक्रेटरियल ऑडिट हो रहा है, तो मतलब भैया इस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। ओके, Who can conduct secretarial audit? CS in practice. CS in practice can conduct. Okay, CS होना पड़ेगा, साथ ही साथ आपके पास COP भी होना पड़ेगा, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी होना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट एज पर फॉर्म MR नंबर 3, MR3 एज पर फॉर्म नंबर MR3 आपको देना पड़ेगा, विच कंपनी विल एनेक्स विद द बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134(3).
तो आपको बीओडी बीओडी के संग देना पड़ेगा, बीओडी का रिपोर्ट के संग, बीओडी का बोर्ड का जो रिपोर्ट होता है उसके संग आपको एनेक्स करना पड़ेगा फॉर्म नंबर MR3। एंड बीओडी शैल एक्सप्लेन इन द रिपोर्ट ऑफ इफ एनी ऑब्जर्वेशन और रिमार्क इन द ऑडिट रिपोर्ट। ओके, कोई रिमार्क अगर आएगा, कोई रिमार्क आएगा तो बीओडी अपना ऑडिट रिपोर्ट जब बनाएगा, ऑडिट रिपोर्ट जब होगा उसमें भी मार्क देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। बीओडी अपना रिपोर्ट में क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन देगा अगर कोई भी रिमार्क आया है सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में। तो सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में अगर मान लो कंपनी सेक्रेटरी ने कोई बात उठा दिया कि यार ये कंप्लायंसेस नहीं हो रहा है, MR3 में फॉर्म नंबर MR3 के संग अनेक्स करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर MR3 में आपको एनेक्स करके देना, बोर्ड रिपोर्ट के संग एनेक्स करना पड़ेगा। और बोर्ड रिपोर्ट में बीओडी क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि क्यों ये चीज फॉलो नहीं हुआ, उन लोग का ऑब्जर्वेशन क्या है ये बताना पड़ेगा। ठीक है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है सेक्रेटरी ऑडिट, क्या सबको कराना पड़ता है? नहीं, जिसके ऊपर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है उसको कराना पड़ेगा। जिसके ऊपर सेक्शन 204(1) एप्लीकेबल होता है उन लोगों को कराना पड़ेगा। एज पर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 204 रेड विथ रूल 9 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन रूल्स 2014, ठीक है 2014, सेक्शन 204 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ रूल नंबर 9 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन रूल्स 2014। ठीक है, ये वाला रूल एप्लीकेबल होता है। हर लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ता है, हर लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ता है, जिसका नाम होता है सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। सेक्रेटरी जिसका नाम क्या होता है, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। ठीक है, वो एक कंप्लायंस रिपोर्ट होता है। कंप्लायंस रिपोर्ट एनुअली फाइल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एनुअली आपको फाइल करना पड़ता है, एनुअली ये रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है। ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मिनिमम 50 करोड़ और टर्नओवर मिनिमम 250 करोड़। बोल रहा है अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, आप लिस्टेड कंपनी को तो फॉलो करना ही है, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 करोड़ मिनिमम 50 करोड़ है या टर्नओवर 250 करोड़ है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा, उन लोग को भी फॉलो करना पड़ेगा। या फिर एनी कंपनी जिसमें आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ है, भैया लोन तुमने 100 करोड़ का उठा लिया तो तुमको कंप्लायंस रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा अनलिस्टेड कंपनी है तो पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 करोड़ से ज्यादा या फिर टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है तो भी तुमको कराना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी है तो तुमको कराना ही पड़ेगा। ठीक है, एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन हर एक लिस्टेड एंटिटी को तो कराना ही पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंपनीज एक्ट में लिस्टेड कंपनी बोला हुआ है और सेबी में लिस्टेड एंटिटी बोला हुआ है। ठीक है, एवरी लिस्टेड कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड, एवरी लिस्टेड एंटिटी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड एंटिटी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, एवरी लिस्टेड कंपनी इज अ लिस्टेड एंटिटी। ठीक है, हर लिस्टेड एंटिटी लिस्टेड कंपनी नहीं होता, लेकिन हर लिस्टेड कंपनी एक लिस्टेड एंटिटी होता है। ठीक है, बहुत गहराई है भैया इस बात में। सेबी एलओडीआर अगर आईसीडीआर आपने मेरा किया हुआ है तो ये डिफरेंस आप समझ पाओगे कि लिस्टेड एंटिटी में क्या डिफरेंस है, लिस्टेड कंपनी क्या होता है, लिस्टेड कंपनी क्या होता है, लिस्टेड एंटिटी क्या होता है। भैया उसके लिए लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन देखना पड़ेगा कंपनीज एक्ट का, जहां पे बोला हुआ है कि जो भी कंपनी अपना सिक्योरिटीज को, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी को, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को लिस्ट कराता है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको क्या बोलते हैं, अपने लिस्टेड कंपनी। और सिक्योरिटीज में क्या होता है, खाली शेयर्स आता है, डिबेंचर्स आता है, ये सब आता है। ठीक है, शेयर्स आता है। ठीक है, अब एक प्राइवेट कंपनी अगर खाली अपना डिबेंचर्स को लिस्ट कराता है ना तो उसको लिस्टेड कंपनी नहीं बोलते, उसको लिस्टेड एंटिटी बोलते हैं। पूरा जबरदस्त तरीके से हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा है, वो डेफिनेशन आप देख सकते हो, जबरदस्त वाला डेफिनेशन है। हम लोग ने यूट्यूब में भी वीडियो है, आप यूट्यूब का वो वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, पिन कर दूंगा। ठीक है, तो हर एक लिस्टेड एंटिटी को एज पर एलओडीआर रेगुलेशन, हर एक लिस्टेड एंटिटी को एज पर एलओडीआर रेगुलेशन क्या करना पड़ेगा, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा। क्या जमा करना पड़ेगा, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। क्या जमा करना पड़ेगा, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। ओके ओके, और एक मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी का कोई मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, एक अपना सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उसको अपना सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा और वो वाला सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट को जो लिस्टेड एंटिटी है जिसका वो मटेरियल सब्सिडरी है उसको एनेक्स करना पड़ेगा अपना ऑडिट रिपोर्ट के संग। ओके, मटेरियल सब्सिडरी मींस इफ इट इज टोटल इनकम एक्सीड्स 10% of the total income of the group और नेटवर्थ एक्सीड 10% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द ग्रुप मतलब भैया लिस्टेड एंटिटी का भी नेटवर्थ ले लो और सब्सिडरी का भी नेटवर्थ ले लो, दोनों को लेके। ठीक है, ग्रुप मतलब लिस्टेड एंटिटी और सब्सिडरी का नेटवर्थ दोनों को लेके। ठीक है, तो मटेरियल सब्सिडरी मींस इफ इट्स इनकम एक्सीड्स 10% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द ग्रुप और इफ नेटवर्थ एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नेटवर्थ ऑफ द ग्रुप। ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल सब्सिडरी, तब वो मटेरियल सब्सिडरी कहलाएगा, नहीं तो मटेरियल सब्सिडरी नहीं कहलाएगा। भैया तुम्हारा नेटवर्थ मटेरियल सब्सिडरी जो सब्सिडरी अगर उसका नेटवर्थ लिस्टेड एंटिटी का और उसका सारा ग्रुप कंपनी सारा सब्सिडरी को मिला के अगर उसका नेटवर्थ और उसका सारा कंपनी को सारा सब्सिडरी को मिला के जो टोटल नेटवर्थ है उसका नेटवर्थ से 10% से ज़्यादा अगर हो जाता है ना, 10% से ज़्यादा हो जाता है तब वो एक मटेरियल सब्सिडरी हो जाएगा, तब उसको भी सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा और उसका जो ऑडिट रिपोर्ट है अपना ऑडिट रिपोर्ट में लिस्टेड एंटिटी को एनेक्स करना पड़ेगा। ठीक है,
As per Regulation 15, secretarial audit under Regulation number 24A shall not apply on a listed entity having paid up share capital up to 10 crores और net worth up to 25 crores. तो जो small listed entity होता है ना, स्मॉल लिस्टेड एंटिटी, उसको सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट कराने का दरकार नहीं है, जिसका नेटवर्थ की जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 10 करोड़ और नेटवर्थ कितना है 25 करोड़, दोनों चीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है और नेटवर्थ तुम्हारा कितना है 25 करोड़, नेटवर्थ कितना है तुम्हारा 25 करोड़, तो एज पर रेगुलेशन नंबर 15 सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर सेक्शन 20 अंडर रेगुलेशन 24 अंडर रेगुलेशन 24 मतलब ये वाला रेगुलेशन, ये रेगुलेशन क्या बोलता है, हर एक लिस्टेड एंटिटी को तो कराना पड़ेगा, साथ ही साथ मटेरियल सब्सिडरी को भी कराना पड़ेगा, मटेरियल सब्सिडरी को भी कराना पड़ेगा, आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, मटेरियल सब्सिडरी को भी कराना पड़ेगा, लिस्टेड एंटिटी को भी कराना पड़ेगा। लेकिन ये वाला रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होता है अगर लिस्टेड एंटिटी जो है ना, लिस्टेड एंटिटी उसका पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 10 करोड़ है और नेटवर्थ अप टू 25 करोड़ है, मतलब 25 करोड़ या उससे कम, 10 करोड़ या उससे कम, दोनों लिमिट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आप एक स्मॉल लिस्टेड एंटिटी बनोगे। और स्मॉल लिस्टेड एंटिटी के ऊपर ये वाला रेगुलेशन अप्लाई नहीं करता है, ठीक है, ओके। और साथ ही साथ सेक्रेटरियल ऑडिट आपको कराने का दरकार नहीं है अगर तुम्हारा शेयर कहां पे लिस्टेड है, एसएमई एक्सचेंज में, कहां पे लिस्टेड है, एसएमई एक्सचेंज में, तभी भी ये वाला रेगुलेशन अप्लाई नहीं करता है, ये वाला रेगुलेशन अप्लाई नहीं करता है। ये जो लिमिट है आपको कहां देखना पड़ेगा, लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही ये लिमिट लगेगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको एप्लीकेबिलिटी समझ में आया होगा, एप्लीकेबिलिटी जबरदस्त तरीके से एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हम लोग ने एग्जाम में भी पढ़ा, फिर हम लोग ने क्या किया था, एग्जाम्पल भी किया था, एक्स लिमिटेड हैज लिस्टेड इट एनसीडी ओनली, ठीक है, एनसीडी खाली लिस्टेड किया है कहाँ पे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज 40 करोड़, टर्नओवर इज 200 करोड़ एंड नो लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, नो लोन फ्रॉम बैंक। बोलो इज इट अ लिस्टेड कंपनी और इज इट अ लिस्टेड एंटिटी, खाली एक्स लिमिटेड है, वो खाली क्या लिस्ट करा है, एनसीडी लिस्ट करा है, तो बोला ना एनसीडी लिस्ट करा है तो लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन से तुम बाहर हो गए ना, तुम लिस्टेड एंटिटी बन गए, ठीक है। आफ्टर अमेंडमेंट इन डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी ऑफ लिस्टेड कंपनी, इट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर सेक्शन 204। कंपनीज एक्ट के अंदर में इसको कोई दरकार नहीं, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी नहीं है ना। अब देखते हैं एलओडीआर रेगुलेशन, यस एज पर एलओडीआर रेगुलेशन लिस्टेड एंटिटी मींस एनी एंटिटी व्हिच हैज लिस्टेड इट्स डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी एंड डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी इंक्लूड्स एनसीडी, एनसीआरपीएस, सिक्योरिटीज, कन्वर्टेबल बॉन्ड, सबको इंक्लूड करता है, ठीक है। डज एज पर रेगुलेशन 24A सेक्रेटरियल ऑडिट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बोल रहा है लिस्टेड कंपनी नहीं है भैया कंपनीज एक्ट में, तो इसको सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं कराने का दरकार है, लेकिन रेगुलेशन 24A एप्लीकेबल हो गया ना, तब उसको कराना पड़ेगा, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट इज मैंडेटरी। तो देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, लिस्टेड कंपनी नहीं हो भैया तुम, लेकिन लिस्टेड एंटिटी हो ना, तब तो तुमको कराना पड़ेगा ना, ओके ओके। अब देखिए ए लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, हैविंग 4 सब्सिडरी, उसके पास 4 सब्सिडरी है, ठीक है। ए लिमिटेड का नेटवर्थ है 100 करोड़ और इनकम है 500 करोड़, ठीक है, इनकम है 500 करोड़, ठीक है, ओके। तब बताइए ए लिमिटेड के ऊपर पहली बात बताइए सेक्रेटरी ऑडिट कराना होगा कि नहीं कराना, भैया सर लिस्टेड कंपनी है, अभी तो आप बोले लिस्टेड कंपनी को तो मैंडेटरी यहाँ कराना पड़ेगा ना, लिस्टेड कंपनी अंडर सेक्शन 204 एज वेल एज रेगुलेशन 24 है, दोनों में कराना पड़ेगा, अंडर सेक्शन 204 प्लस रेगुलेशन 24A दोनों के हिसाब से इसके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इसके पास 4 सब्सिडरी है, एक है एस लिमिटेड, एक है S2 लिमिटेड, एक है S3 लिमिटेड, एक है S4 लिमिटेड। S1 लिमिटेड का नेटवर्थ है 20 करोड़, इनकम है 100 करोड़, ठीक है। और ये अपना खाली एनसीडी लिस्ट करा के रखा है और लोन नहीं है कोई भी बैंक से। बताइए करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा। देखिए रेगुलेशन क्या बोलता है, हर एक मटेरियल सब्सिडरी को, हर एक मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी को भैया करवाना पड़ेगा। लेकिन ये तो लिस्टेड है ना, ये तो लिस्टेड है, इसने एनसीडी अपना लिस्ट करा दिया, तो ये तो लिस्टेड एंटिटी है, इसके लिए कोई लिमिट देखने का दरकार ही नहीं है। अब इसके लिए क्या लिमिट देखना पड़ेगा कि भैया ये स्मॉल कंपनी है कि नहीं कंपनी है। स्मॉल कंपनी के लिए क्या बोला था भैया, स्मॉल कंपनी के लिए क्या बोला था डेफिनेशन में, देखिए नेट पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, अप टू 10 करोड़ एंड नेटवर्थ अप टू 25 करोड़। तो भैया पेड अप शेयर कैपिटल तो यहाँ दिया वही ना, यहाँ दिया वही नहीं है पेड अप शेयर कैपिटल, यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल दिया वही नहीं है, क्योंकि एनसीडी है ना, एनसीडी है और नेटवर्थ कितना है 20 करोड़, नेटवर्थ कितना है 20 करोड़। लेकिन इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा रेगुलेशन 24 है, बिकॉज ये स्मॉल कंपनी नहीं है, स्मॉल कंपनी है बिकॉज इसमें पेड अप शेयर कैपिटल है ही नहीं ना, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब S2 देखिए 19 करोड़, 100 करोड़,
नेटवर्थ कितना है 19 करोड़, इनकम कितना है 100 करोड़, लिस्टेड है कि नहीं है, नहीं लिस्टेड नहीं है, लेकिन लोन फ्रॉम बैंक है 100 करोड़। अगर लोन भैया तुम्हारा बैंक से 100 करोड़ है, लोन तुम्हारा बैंक से 100 करोड़ है, तो तुम एप्लीकेबल हो जाएगा ना एज पर सेक्शन 204, एज पर सेक्शन 204, एज पर सेक्शन 204 एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा लोन कितना है 100 करोड़ का। S3 में आ जाते हैं, नेटवर्थ कितना है 20 करोड़, इनकम कितना है, इनकम कितना है 100 करोड़, इनकम कितना है 100 करोड़, ठीक है। लिस्टेड है कि नहीं है, नहीं। लोन फ्रॉम बैंक है कि नहीं है, नहीं है। तो ठीक है, देखिए इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, देखिए इसके ऊपर क्या है, कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम शेयर, मिनिमम कितना बोला लिस्टेड कंपनी को, कितना बोला, अनलिस्टेड कंपनी है, मिनिमम कितना होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, और टर्नओवर कितना होना चाहिए 250 करोड़। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे खाली नेटवर्थ और इनकम दिया हुआ है, यहाँ पे खाली क्या दिया हुआ है, नेटवर्थ और इनकम। नेटवर्थ कितना दिया हुआ है, नेटवर्थ दिया हुआ और इनकम दिया हुआ है। तो भैया इसके ऊपर तो लिस्टेड कंपनी के, ये तो लिस्टेड कंपनी भी नहीं है, इसके ऊपर रेगुलेशन 204 लग ही नहीं रहा है, इसके ऊपर रेगुलेशन 204 लग ही नहीं रहा है। अब देखा जाएगा कि भैया इसका नेटवर्थ 10% से ज्यादा है कि नहीं है, और इनकम 10% से ज्यादा है कि नहीं है। तो नेटवर्थ इसका 20 करोड़ है, नेटवर्थ कितना है 20 करोड़ है। अगर पूरा ग्रुप कंपनी का अगर हम लोग नेटवर्थ मिला लेते हैं 100 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 41 कितना हो जाता है, 100 प्लस 20 120 139 139 प्लस 20 कितना हो जाएगा 159 159 और प्लस 41 कितना हो जाएगा 200 करोड़। 200 करोड़ से कम नहीं है ना, 200 करोड़ से तो ज्यादा नहीं है ना, 200 का 20 करोड़, तो 200 करोड़ का 10% से 10% है ना, 10% से ज्यादा तो नहीं है। इनकम देखिए, इनकम कितना है 500 600 700 800 800 प्लस 3 800 एंड प्लस 300 कितना हो गया 1100। 1100 का 10% कितना होता है 110 करोड़, ये 100 करोड़ ही है, मतलब 10% से कम है। तो ये मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी नहीं है, मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी नहीं है। अगर ये मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी नहीं है तो इसको नहीं कराना पड़ेगा, इसको नहीं कराना पड़ेगा, इसको नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। ओके, टोटल इनकम कितना है 1100 करोड़, नेटवर्क कितना है 200 करोड़, नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए S4 लिमिटेड। S4 लिमिटेड में देखिए 10% से ज्यादा हो गया ना, एप्लीकेबल, इट्स अ मटेरियल सब्सिडरी अंडर रेगुलेशन 24A ऑफ LODR रेगुलेशन, हेंस इन दैट केस, इन दिस केस एप्लीकेबल, ठीक है। तो हम लोग ने देखिए ऐसे इतना जबरदस्त तरीके से क्लास में किया था, बहुत डिटेल में एक एक कंपनी को पकड़ पकड़ के पूरा सॉल्व करके किया है, ठीक है। अब देखिए सेक्रेटरियल ऑडिट का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट में जाते हैं, एप्लीकेबिलिटी पढ़ लिया सेक्रेटरियल ऑडिट का, अब प्रोसेस में जाते हैं कि क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा सेक्रेटरियल ऑडिटर का, क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा सेक्रेटरियल ऑडिटर का। सेक्रेटरियल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय द कंपनी बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन एट अ बोर्ड मीटिंग, ठीक है। BR@BM पास करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, BR@BM पास करना पड़ेगा, ठीक है। दिस मींस पावर टू अपॉइंट सेक्रेटरियल ऑडिटर इज विद BOD अंडर सेक्शन 179, BOD के पास है पावर अंडर सेक्शन 179। कम्युनिकेट करना पड़ेगा हम लोग को प्रीवियस ऑडिटर के संग, प्रीवियस इनकम्बेंट जो पुराना ऑडिटर है उन लोग के संग हम लोग को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको प्रीवियस ऑडिटर के संग, किसके संग, प्रीवियस ऑडिटर के संग, एज पर क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। भैया जहां पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में बोला हुआ है, कंपनीज एक्ट हम लोग का भैया ग्रंथ, हम लोग का गीता, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में आपका पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल क्लॉज 8 में बोला है कि भैया इट इज कंपल्सरी टू कम्युनिकेट एंड इन्फॉर्म द प्रीवियस सेक्रेटरियल ऑडिटर, जो कंपनी का प्रीवियस सेक्रेटरियल ऑडिट था, कोई भी भैया आपने सेक्रेटरियल ऑडिट का असाइनमेंट लिया, आपको प्रीवियस ऑडिटर के संग क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रीवियस सेक्रेटरियल ऑडिटर के संग, प्रीवियस सेक्रेटरियल ऑडिटर के संग क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सच कम्युनिकेशन विल बी मेड बाय द न्यू सेक्रेटरियल ऑडिटर, नया सेक्रेटरियल ऑडिटर प्रीवियस सेक्रेटरियल ऑडिटर से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ओके। और यहां पे अपॉइंटमेंट में लिख दीजिएगा ना फॉर लिस्टेड एंटिटी, फॉर लिस्टेड एंटिटी, फॉर लिस्टेड एंटिटी। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, BOD रिकमेंड करता है, BOD रिकमेंड करता है, ठीक है, और शेयर होल्डर लोग अपॉइंट करता है, ठीक है। BOD रिकमेंड एंड शेयर होल्डर अपॉइंट, शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन में पास होता है ना, अपॉइंट करता है, कौन करता है, शेयर होल्डर लोग अपॉइंट करता है, BOD रिकमेंड करता है और शेयर होल्डर अपॉइंट करता है एज पर रेगुलेशन नंबर 24 है। नया नया अमेंडमेंट है, नया नया अमेंडमेंट है, 2024 में अमेंडमेंट आया था, नया नया अमेंडमेंट है भैया, हम लोग के लिए बहुत बड़ा जीत है, हम लोग के लिए बहुत बड़ा जीत है। दिसंबर 24 में अपॉइंट हुआ, दिसंबर 24 में ये वाला अमेंडमेंट आया, ठीक है। BOD रिकमेंड करेगा और शेयर होल्डर लोग क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, BOD रिकमेंड करेगा और शेयर होल्डर लोग क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, ओके। ओके, कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर, कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर हम लोग ने कर लिया। एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट, एक बार आपको भैया कम्युनिकेट हो गया ना, एक बार आप अपॉइंट हो जाएंगे तो आपको एक फॉर्मल रिटन अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, इज रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर। आपको एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर। आपको क्या करेगा, एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा जिसमें क्या करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे अपॉइंटमेंट को, ठीक है, आप एक्सेप्ट करोगे अपॉइंटमेंट को। फिर उसके बाद एक बार अपॉइंटमेंट हो जाएगा, फिर प्रिलिमिनरी डिस्कशन एंड सर्वे होगा टू गेन नॉलेज
नॉलेज अबाउट द क्लाइंट्स कंपनी बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स। ठीक है, तो अपने क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी डिस्कशन होगा, सर्वे होगा कि क्लाइंट का थोड़ा नॉलेज ले, बिजनेस का नॉलेज ले, इंडस्ट्री का नॉलेज ले ले। ठीक है, सोर्स ऑफ इट विल बी एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट देखा जाएगा, कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट किया जाएगा और उससे पता लगाया जाएगा कि यार क्या है बिजनेस के बारे में, थोड़ा हमको बता दो, हमको भी बता दो। ठीक है, प्रिलिमिनरी मीटिंग होगा, फिर उसके बाद मैनेजमेंट के संग मीटिंग होगा। सेक्रेटरी ऑडिटर विल मीट द मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन देम द स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्रेटरी ऑडिट एंड एक्सपेक्टेड फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। फिर उन लोग के बाद मीटिंग्स, फिर उसके बाद क्या करेगा, प्रिलिमिनरी मीटिंग होगा मैनेजमेंट के संग, प्रिलिमिनरी डिस्कशन हो गया, सर्वे हो गया, फिर उसके बाद मीटिंग होगा, प्रिलिमिनरी मीटिंग होगा, एकदम पूरा ऑफिशियल मीटिंग होगा मैनेजमेंट के संग। बोला जाएगा कि भैया ये देखो मेरा ये स्कोप है, मैं ये चीज कवर करूंगा, मैं कोई आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ऑडिट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं, मैं वो नहीं कर सकता। मैं ये बता सकता हूं कि आप कंप्लायंसेस ठीक से किए हो कि नहीं, कंप्लायंस ऑडिट है एक तरीके का। ऑब्जेक्टिव बता देगा कि मेरा ऑडिट में क्या क्या चीज है, स्कोप क्या क्या है, मैं क्या क्या चीज देखूंगा और मेरा फॉर्मेट क्या रहेगा, ऑडिट रिपोर्ट का MR3 पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लान किया जाएगा, सेक्रेटरी ऑडिट विल मेक एन ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। हम लोग जब आगे रिवीजन करेंगे देखेंगे ऑडिट प्लान, ऑडिट एंगेजमेंट, ये सब होता है अलग अलग, हम लोग को CS पढ़ना है। ठीक है, सेक्रेटरी ऑडिटर विल मेक एन ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम टू कंडक्ट द सेक्रेटरी ऑडिट। ओके, कंडक्ट द ऑडिट बाय टेस्टिंग, रिव्यू एंड इंटरव्यू। तो टेस्टिंग किया जाएगा, अलग अलग तरीके का सैम्पलिंग किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा, ऑडिट सैम्पलिंग बोला जाता है। ठीक है, कंप्लायंस ऑडिट करने के लिए टेस्टिंग होता है। ठीक है, रिव्यूइंग होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ऑडिट प्रोसीजर विल बी परफॉर्म टू चेक द कंप्लायंसेस ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। ये यार ये पूरा आप लोग जबरदस्त तरीके से बोल सकते हैं, एक पूरा चैप्टर है ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर। ओके, फिर उसके बाद वर्किंग पेपर बनाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाएगा, एक वर्कबुक बनाया जाएगा, नोटबुक बनाया जाएगा, ऑडिट नोटबुक। ठीक है, फिर फाइनल डिस्कशन होगा, मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट के संग फाइनल डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट आएगा, इन फॉर्म MR3 शैल बी इशूड बाय द सेक्रेटरी ऑडिटर। ओके, टोटल ये 10 पॉइंट याद रखना, ये पूरा आपका प्रोसेस ऑफ सेक्रेटरी ऑडिट है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्रेटरी ऑडिट, ये पूरा प्रोसेस है। ओके, अब देखिए बेनिफिशियरीज कौन है, ये ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए काम में आएगा, प्रोमोटर को काम में आएगा ना। दे कैन अवेयर वेदर द गवर्निंग अथॉरिटी इज मैनेजिंग द कंपनीज प्रॉपर्ली और नॉट। प्रोमोटर को ये पता लगेगा ना कि BOD लोग अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग, कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग को और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग को, दे कॉन्फिडेंस ऑफ द रिमेनिंग डायरेक्टर इन द कंपनी इज इंक्रीज एज एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड। रेगुलेटर लोग का भी पूरा कैन पनिश द ऑफेंडर्स। ठीक है, बर्डन ऑल्सो डिक्रीज to ensure the compliances. Okay, investors who can take informed decision and be assured from the compliance point of view, they will be rest assured कि compliance properly हो रहा है। ठीक है, other stakeholders like employees, customers, suppliers would also come to know whether the company is complied the laws and regulation। भैया मैं ऐसा कंपनी के संग काम करूंगा ना जिसके ऊपर आगे यार जो यार घपला करता है, टैक्स का चोरी करता है, उसके संग काम करूंगा कि जो नॉर्मल यार ठीक है सारा डे टू डे कंप्लायंसेस कर रहा हूं, मैं वैसा कंपनी में काम करना चाहूंगा ना। मैं उस कंपनी को अपना मटेरियल सप्लाई करूंगा, तो सप्लायर्स लोग, एम्प्लॉइज लोग का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो दीज आर द स्टेक होल्डर। एडवांटेज अगर आएगा क्वेश्चन तो भी यही लिखना है, इन लोग को एडवांटेज है। बेनिफिशियरीज का क्वेश्चन आएगा तो भी यही लिखना है। ओके, अब नीड क्या है सेक्रेटरी ऑडिट का, व्हाट आर द नीड ऑफ सेक्रेटरी ऑडिट। ठीक है, नीड्स ऑफ सेक्रेटरी ऑडिट, तो नीड फॉर सेक्रेटरी ऑडिट क्या है, टाइमली कंप्लायंसेस होगा ना यार, टाइमली कंप्लायंस होगा। ऑडिटर ऑडिट करेगा तो इंश्योर करेगा कि ना टाइमली कंप्लायंसेस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इफेक्टिव कंप्लायंस होगा और एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, इफेक्टिवली कंप्लायंस होगा, प्रॉपर कंप्लायंसेस होगा, गवर्नेंस होगा, कंप्लायंस होगा और रिस्क मैनेजमेंट टूल है। रिस्क को मैनेज किया जाएगा ना कि भैया बाद में पेनल्टी नहीं लगे ना, पहले से ही प्रोएक्टिवली हम लोग क्या करेंगे, सारा रिटर्न फाइल कर लेंगे, सब कुछ टाइमली कर लेंगे बिकॉज ऑडिट हो रहा है। मैकेनिज्म टू एंश्योर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो लीगल रिक्वायरमेंट है हम लोग का, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जो लॉ बोलता है, हम लोग फटाफट पहले से ही करके रखेंगे ना। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस टूल है, क्या है, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस टूल है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपर्ली होगा ना, प्रॉपर्ली कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा, कैसे होगा, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्ली होगा, सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा, आइडेंटिफाई करेगा रिस्क एंड कंट्रोल को, ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करेगा, एंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोर्ड का इफेक्टिवनेस भी बनेगा, कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस को मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर होगा, ये सारा चीज बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। ठीक है, ओके ओके, तो ये सब आप लोग को जब आएगा क्वेश्चन भैया नीड फॉर सेक्रेटरी ऑडिट, तो ये सारा चीज लिख के आ जाना है। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स लिख के आ जाना और अंदर थोड़ा थोड़ा लिख के आ जाना है। ठीक है, चलो
स्कोप क्या है सेक्रेटरियल ऑडिट तक रखा? स्कोप क्या है भैया? क्या क्या तुम चेक करोगे? सेक्रेटरियल ऑडिट का क्या स्कोप है? इट मींस वेरियस लॉज, रेगुलेशन एंड प्रोसेस दैट सेक्रेटरी ऑडिटर विल चेक वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड और नॉट। द कंपनीज एक्ट रेग विद रूल्स। कंपनीज एक्ट में क्या क्या चीज चेक करेगा? वेदर जनरल मीटिंग प्रॉपर्ली हो रहा है कि जीएम प्रॉपर्ली कन्वीड हो रहा है कि नहीं, कंस्टिट्यूट हो रहा है कि नहीं, कंडक्टेड हो रहा है कि नहीं। जीएम जनरल मीटिंग प्रॉपर्ली कन्वेड हो रहा है, कंस्टिट्यूटेड हो रहा है कि नहीं, ये सारा चीज चेक किया जाएगा। क्या हो रहा है? जनरल मीटिंग तुम प्रॉपर्ली कंडक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कन्वे कर रहा है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कि नहीं, ये चीज आ जाएगा। नोटिस वोटिस ठीक से गया है कि नहीं, स्टैट्यूटरी रजिस्टर तुम प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखा है कि नहीं, फॉर्म्स प्रॉपर्ली फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एमओए अगर ऑल्टर हुआ है, नेसेसरी अप्रूवल लिया है कि नहीं, ओके। लोन टू डायरेक्टर अगर दिया है कि लोन अंडर सेक्शन 185 वो चेक करना पड़ेगा। लोन इन्वेस्टमेंट गारंटीज और सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 186 ये देखेंगे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग प्रॉपर्ली बना है कि नहीं, नोटिस ऑफ द मीटिंग ठीक से गया है कि नहीं, डिपॉजिट्स इफ टेकन अंडर सेक्शन 73 टू 76 ए का प्रॉपर कंप्लायंसेस हुआ है कि नहीं, प्रोस्पेक्टस तुमने इशू किया है कि नहीं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का प्रोविजन तुमने कंप्लाई किया है कि नहीं, और भी बहुत सारा प्रोविजन आप लिख के आ सकते हैं। ये सब तो जस्ट है, ओके। वेरियस रेगुलेशंस अंडर द सेबी एक्ट, तुमने सेबी का आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो किया है कि नहीं, एलओडीआर रेगुलेशन फॉलो किया है कि नहीं, सेबी का एससी/एसटी रेगुलेशन, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, सेबी इशू ऑफ सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज आपने ठीक से फॉलो किया है कि नहीं, एनसीएस रेगुलेशन फॉलो किया है कि नहीं, एसबीईबी फॉलो किया है कि नहीं, फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो किया है कि नहीं, और भी बहुत सारा रेगुलेशन हम लोग ने सीएमएसएल में पढ़ रखा है, वो सारा रेगुलेशन का नाम दे दीजिएगा। फेमा एक्ट फॉलो किया है कि नहीं, डिपॉजिटरीज एक्ट फॉलो किया है कि नहीं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट फॉलो किया है कि नहीं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ दैट इज कोपरा, कॉम्पिटिशन, रेरा, लीगल मेट्रोलॉजी, आईपीआर, ये सब देखेगा। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएसआई एंड अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 10810 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2, ये सब तुमने देखा है कि नहीं, जब बोर्ड मीटिंग कर रहे थे ये सारा रेगुलेशन को देखना पड़ेगा। नोटिस जब दे रहे थे तो ये सारा कोरम वोरम सब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 के संग आपको कंप्लायंसेस को भी चेक करना पड़ेगा। लिस्टिंग एग्रीमेंट जो आपने स्टॉक एक्सचेंज के संग किया है वो प्रॉपर है कि नहीं। फर्दर सेक्रेटरी ऑडिटर विल आल्सो चेक बोर्ड रिलेटेड प्रोसेस, बोर्ड का मीटिंग प्रॉपर्ली कंडक्ट हुआ है कि नहीं, कॉम्पोजिशन एंड कंडक्ट ऑफ वेरियस कमिटी, एनआरसी, आरएमसी, एसआरसी एटसेट्रा, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइजेस ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो बोला नहीं। एलओडीआर रेगुलेशन में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नंबर सेक्शन रेगुलेशन नंबर 49 से वो सारा चीज देखा जाएगा, ठीक है। चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द बीओडी विथ नेसेसरी अप्रूवल नॉट, कंपोजिशन अगर चेंज हुआ है तो नेसेसरी अप्रूवल लिया गया है कि नहीं, एडिक्वेट नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग हैज बीन हेल्ड और नॉट, जैसे साल में 2 मीटिंग होना चाहिए था, 3 मीटिंग होना चाहिए था, हुआ है कि नहीं हुआ ऑडिट कमिटीज का, ठीक है। फिर उसके बाद एडिक्वेट नोटिस दिया गया है कि नहीं बोर्ड मीटिंग करने के लिए, डिसीजन जो दिया गया है वो मेजॉरिटी से लिया गया है कि नहीं लिया गया है, एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल मेड और नॉट विच कमेंसुरेट मैचेस विद द साइज ऑफ द कंपनी, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं, ये भी चेक किया जाएगा। सेक्रेटरी विल आल्सो रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक इवेंट दैट ऑकर्ड विच हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ऐसा ऐसा भी चीज का रिपोर्ट किया जाएगा, जो ऐसा कुछ इवेंट है जिसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो रहा है अफेयर्स ऑफ द कंपनी में, वो भी देखेगा। कुछ ऐसा चीज हुआ जिसके कारण कंपनी का टर्नओवर बहुत घट गया या फिर टर्नओवर बहुत बढ़ गया, ये सारा चीज भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है स्कोप ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर, ठीक है। इतना लिख के आ जाओगे, मार्क्स मिल जाएगा, ओके, ठीक है। अगर सेक्रेटरियल ऑडिटर रॉन्ग रिपोर्ट दे देता है, इफ द रॉन्ग रिपोर्ट इज इशूड बाय द सेक्रेटरियल ऑडिटर, तब क्या होगा देखिए, सेक्शन 448 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर में कुछ कुछ पीनल प्रोविजंस है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन इसका भी जबरदस्त तरीके से हम लोग ने चार्ट बना के पढ़ा है। देखिए, इट द ऑडिटर्स ड्यूटी इज टू रिपोर्ट फ्रॉड डन बाय द कंपनीज और ऑफिसर्स और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है। अगेंस्ट द कंपनी, अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोई अगर कंपनी का एम्प्लॉय या ऑफिसर कोई फ्रॉड करता है तो ऑडिटर का ड्यूटी होता है कि वो बताए, ऑडिटर का ड्यूटी होता है टू रिपोर्ट सच फ्रॉड, ठीक है। बोल रहा है कि अगर फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है, ठीक है, लेस देन 1 करोड़ है, और फ्रॉड का अमाउंट ग्रेटर देन 1 करोड़ है, रेड विद रूल 13, ठीक है। रूल 13 में क्या बोला है, ऑडिटर शेल विद इन 2 days ऑफ द नॉलेज ऑफ द फ्रॉड शेल इन्फॉर्म द ऑडिट कमिटी, और इफ अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो अगर 1 करोड़ से कम है तो 2 दिन के अंदर में क्या करेगा, फ्रॉड के बारे में ऑडिट कमेटी को बताएगा। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बीओडी के बारे में क्या क्या चीज बताएगा, नेचर ऑफ द फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व एंड पार्टीज इन्वॉल्व, ओके। अब उसके बाद क्या करेगा, बीओडी को जैसे ही पता चलेगा बीओडी इस बात को अपना ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर देगा, अपना बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन कर देगा। और बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या चीज मेंशन करेगा, नेचर ऑफ द फ्रॉड, अमाउंट एंड पार्टीज इन्वॉल्व, एंड क्या रेमेडियल एक्शन लिया था कि नहीं लिया था, और क्या रेमेडियल एक्शन लिया था, ये चारों चीज
चीज का क्या करेगा, रिपोर्ट कर देगा। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा है 2 दिन के अंदर में, तो ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना ही है, नेचर, पार्टी, अमाउंट इन्वॉल्व एंड पार्टी इन्वॉल्व, ठीक है। फिर उसके बाद बीओडी को रिप्लाई भी करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, खाली मेंशन करने का बात था ना, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो बीओडी को 45 डेज के अंदर में किसको रिप्लाई करना पड़ेगा, ऑडिटर को रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑडिटर रिप्लाई कर देता है या फिर ऑडिटर नहीं रिप्लाई करेगा, ठीक है। अगर ऑडिटर रिप्लाई कर दे, अगर क्या कर देता है, अगर बीओडी रिप्लाई कर देता है या फिर ऑडिट कमेटी रिप्लाई कर देता है, तो ऑडिटर शैल विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई इन्फॉर्म सीजी इन फॉर्म एडीटी4। बोल रहा है कि देखो ऑडिटर को ड्यूटी है कि फ्रॉड को रिपोर्ट करना है। अगर 1 करोड़ से कम है तो बीओडी को बता दो, बीओडी अपना बोर्ड रिपोर्ट में बता देगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो बीओडी भैया तुमको रिप्लाई करेगा 45 डेज में, और ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई तुम 15 डेज में क्या करेगा, एमसीए को भी बता देगा, सीजी को भी बता देगा फॉर्म एडीटी4 में। और क्या क्या चीज बताएगा, नेचर ऑफ द फ्रॉड, party involved, amount of the fraud, reply received from the BOD, और whether what are the observation, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है उस रिप्लाई के, वेदर वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, ये सारा चीज तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर बीओडी रिप्लाई नहीं करता है तो 15 दिन फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 45 डेज, जैसे 45 डेज एक्सपायरी होता है उसके 15 दिन में तुमको एमसीए को देना ही पड़ेगा, रिपोर्ट देना ही पड़ेगा इन द फॉर्म एडीटी4। उसमें क्या बताना पड़ेगा, नेचर ऑफ द फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टी इन्वॉल्व, और ये भी बात बताना पड़ेगा कि रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ है, रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। समझ में आया। फॉर्म एडीटी4 किसको एड्रेस करना पड़ेगा, सेक्रेटरी एमसीए को सेंड करना पड़ेगा, एंड इट शैल बी सेंट वाया स्पीड पोस्ट फॉलोड बाय ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट। इट शैल बी सेंट बाय द ऑडिटर्स लेटर हेड कंटेनिंग ऑडिटर्स ईमेल, फोन नंबर एंड एड्रेस, ओके। ऑडिटर, अगर मान लीजिए ऑडिटर को फ्रॉड पता ही नहीं चला, ऑडिट कर रहा है फ्रॉड पता ही नहीं चला, ही शैल नॉट बी हेल्ड गिल्टी इफ ही हैज एक्सरसाइज गुड फेथ बट इज स्टिल अनेबल टू डिस्कवर द फ्रॉड। मतलब प्रॉपर अगर ऑडिट सैम्पलिंग किया है, प्रोग्राम बनाया, प्रॉपर ऑडिट कंडक्ट किया है, ठीक है, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाया है, अपना प्रॉपर ऑडिट किया है, तो हो सकता है ना, देयर इज ऑलवेज इनहेरेंट लिमिटेशंस, तुमको नहीं मिलेगा ऑडिट, ठीक है। तो ये सेक्शन 143 सब सेक्शन 13 में बोल दिया गया है कि ठीक है, अगर तुमको फिर भी ऑडिट करने के बाद भी तुमको फ्रॉड का पता नहीं चल रहा है, अगर तुम्हें प्रॉपर गुड केयर किया है, फेथ, तुम्हारा गुड फेथ में काम किया है, तो भी तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर ऑडिटर, इफ द ऑडिटर फेल्स टू रिपोर्ट द फ्रॉड, अगर उसको पता चल गया फ्रॉड, फिर भी वो रिपोर्ट नहीं कर पाया, तो देन देयर इज अ फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन। फाइन क्या है, लिस्टेड कंपनी के लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए सेक्रेटरी ऑडिटर के ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन है, और अनलिस्टेड कंपनी में सेक्रेटरी ऑडिटर के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन है। तो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का अमाउंट हो सकता है फाइन का, तो भैया ये चीज देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। पनिशमेंट भी है फ्रॉड का, अगर खुद सेक्रेटरी ऑडिटर खुद फ्रॉड करता है, अगर सेक्रेटरी ऑडिटर खुद फ्रॉड करता है, अगर सेक्रेटरी ऑडिटर खुद फ्रॉड करता है तो सेक्शन 447 में पनिशमेंट मिलेगा फ्रॉड का। अगर फ्रॉड का अमाउंट ग्रेटर देन 1%, ग्रेटर देन इक्वल टू 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी है, या फिर 10 लाख, विच एवर इज लोअर, तब क्या होगा, मिनिमम फाइन होगा फ्रॉड अमाउंट का, फ्रॉड अमाउंट मिनिमम फाइन क्या होगा, फ्रॉड अमाउंट, और मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड अमाउंट, मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड अमाउंट। मिनिमम फाइन कितना होगा, फ्रॉड का अमाउंट, या फिर मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड अमाउंट, एंड इम्प्रिजनमेंट up to 6 months which may extend up to 10 years। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो ये 6 मंथ बढ़ के 3 ईयर्स हो जाएगा, 6 मंथ बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स हो जाएगा। तो बोल रहा है अगर ऑडिटर ने खुद फ्रॉड किया तो फ्रॉड का अमाउंट अगर 1% से ज्यादा है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, और 10 लाख विच एवर इज लोअर, तो मिनिमम कितना है फाइन, फ्रॉड का अमाउंट मैक्सिमम कितना है, 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड अमाउंट मिनिमम, एंड साथ ही साथ इंप्रिजनमेंट भी है, मिनिमम इंप्रिजनमेंट 6 मंथ, मैक्सिमम 10 ईयर्स। अगर लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बड़ा कंपनी है, पब्लिक का इंटरेस्ट है, लिस्टेड कंपनी है, बड़ा कंपनी है, पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो मिनिमम इंप्रिजमेंट हो जाएगा 3 ईयर्स, 6 मंथ्स नहीं रहेगा, 3 ईयर्स हो जाएगा। अगर फ्रॉड का अमाउंट ग्रेटर देन 1% है, फ्रॉड का अमाउंट कितना है, ये फ्रॉड का अमाउंट ग्रेटर देन 1% वाला था, अगर फ्रॉड का अमाउंट लेस देन इक्वल टू 1% है, या फिर 10 लाख है, और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो फाइन कितना होगा, 50 लाख, और इंप्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स। मिनिमम नहीं, इंप्रिजनमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिखा हुआ है, मतलब जीरो भी हो सकता है, ऐसे ही तुमको वार्निंग देके भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। ओके, ग्रेटर देन 1% है, या फिर ग्रेटर देन 1% है और 10 लाख, विच एवर इज लोअर है, ठीक है, तो फ्रॉड का अमाउंट या फिर 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड अमाउंट, इंप्रिजनमेंट 6 मंथ्स, या मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना था, 10 ईयर्स। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स। ओके, अगर फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 1% है और 10 लाख, विच एवर इज लोअर, तो पब्लिक इंटरेस्ट, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो फाइन का अमाउंट है 50 लाख, और इंप्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, इंप्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, ओके।
अगर तुमने फॉल्स स्टेटमेंट दिया, अगर तुमने क्या दिया, फॉल्स स्टेटमेंट दिया, क्या दिया, अगर फॉल्स स्टेटमेंट दिया, इफ एनी पर्सन मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट नोइंग दैट इट इज अ फॉल्स, अगर तुमने कोई फॉल्स स्टेटमेंट भी दिया, ठीक है, या फिर तुमने ओमिट किया कोई मटेरियल फैक्ट, तो भी तुमको सेक्शन 448 के अंदर में फाइन लगेगा। दैट इज 1 लाख फॉर अनलिस्टेड कंपनी, 5 लाख फॉर लिस्टेड कंपनी, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए और लिस्टेड कंपनी के लिए 5 लाख, ठीक है। तो ये फ्रॉड तो तुमको चांस तो है ही फ्रॉड, अगर तुमने कोई अगर फॉल्स रिपोर्ट दिया, फॉल्स स्टेटमेंट दिया नोइंग दैट इट इज फॉल्स, मतलब ट्रू फेथ में नहीं दिया, गुड फेथ में नहीं दिया, तुमको पता था कि गलत है और तुमने बताया, ठीक है, या फिर ओमिट किया तुमने मटेरियल फैक्ट को, ओमिट किया नोइंग दैट इट इज मटेरियल, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर फिर से सेक्शन 448 के अंदर में पनिशमेंट लगेगा, ठीक है। डन, ठीक है। साथ ही साथ सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट भी बोलता है, अगर तुमने कोई रॉन्ग रिपोर्ट दिया, रॉन्ग रिपोर्ट दिया तो फाइन कितना लगेगा, 2 लाख रुपया तक, फाइन कितना लगेगा, 2 लाख रुपया तक। सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है, अगर तुमने गलत रिपोर्ट दिया तो तुमको 2 लाख रुपया तक का फाइन है। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट भी बोलता है, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट क्या होता है, हमारा ग्रंथ, हमारा गीता बोलता है गिल्टी अंडर फर्स्ट शेड्यूल, अगर तुमने रॉन्ग रिपोर्ट दिया, मेंबर्स ऑफ सीएस इन प्रैक्टिस विल बी रेप्रिमांडेड, रेप्रिमांडेड मतलब वार्निंग दिया जाएगा, एंड नेम कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ सीएस अप टू 3 मंथ, 3 मंथ तक तुम्हारा रजिस्टर से नाम भी हटा सकता है, और फाइन और लाख, फाइन अप टू 1 लाख। रेप्रिमांड मींस टेल समवन ऑफिशियली रॉन्ग दैट ही इज रॉन्ग, एक लेटर जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो गिल्टी भी, अगर तुमने रॉन्ग रिपोर्ट दिया तो गिल्टी अंडर फर्स्ट शेड्यूल भी रहता है, गिल्टी अंडर सेकंड शेड्यूल भी रहता है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोला है, मेंबर शैल बी रिप्रिमांडेड, रिमूव्ड, मेंबर्स नेम शैल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द रजिस्टर फॉर अप टू 3 मंथ्स एंड फाइन अप टू 1 लाख। और सेकंड शेड्यूल में तो और जबरदस्त पनिशमेंट है, रेप्रिमांड किया जाएगा, नेम शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर फॉर 3 मंथ से ज्यादा, या फिर परमानेंटली भी रिमूव कर दिया जाएगा फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, और फाइन अप टू 5 लाख, और फाइन अप टू 5 लाख, फाइन अप टू 5 लाख। ये जब हम लोग सीएस एक्ट करेंगे, सीएस एक्ट करेंगे, वेरियस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वहां पे तुम्हारा ये वाला और डीप में जाके करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 तरीके का पनिशमेंट तुमको मिल सकता है, सेक्शन 448, सेक्शन 447 रेड विद सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 एंड सेक्शन 143 सबसेक्शन 15। सेक्शन 204 सेक्शन 204 में भी 2 लाख का पनिशमेंट है। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में भी बोला गया रेप्रीमेंट कर दिया जाएगा, नेम को रिमूव कर दिया जाएगा 3 महीना से कम या फिर 3 महीने से ज्यादा, या फिर परमानेंटली, और फाइन 1 लाख का है और फर्स्ट शेड्यूल में, और सेकंड शेड्यूल में फाइन 5 लाख है, ठीक है। अब आ जाइए CSAS 4, कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4, जहां पे बोला है सेक्रेटरियल ऑडिट कैसे किया जाएगा, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4, ये इशू कौन किया था, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICSI, अप्रूव्ड बाय ICSI, ठीक है, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ले डाउन द प्रोसीजर्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लायंसेस ऑफ सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड कॉर्पोरेट कंडक्ट व्हाइल डूइंग सेक्रेटरियल ऑडिट। तो बोला सेक्रेटरियल ऑडिट जब करोगे तो तुम क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे इवैल्यूएट करने के लिए कंप्लायंसेस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं, कॉर्पोरेट कंडक्ट प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पूरा स्टैंडर्ड बताता है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड ये भी बोलता है कि जब सेक्रेटरियल ऑडिट तुम करोगे तो CSAS 1 भी फॉलो करना पड़ेगा, CSAS 2 भी फॉलो करना पड़ेगा, CSAS 3 भी फॉलो करना पड़ेगा। 1 बोलता है किसके बारे में, ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में। 1 किसके बारे में बोलता है, 1 किसके बारे में बोलता है, ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में। 2 किसके बारे में बोलता है, फटाफट से बताओ, 2 किसके बारे में बोलता है, फटाफट से, फटाफट से। 1 बोलता है ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में, 2 किसके बारे में बोलता है, फटाफट से बताओ, कम ऑन कम ऑन। 2 किसके बारे में बोलता है, ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, एंड 3 बोलता है फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, सी बोलता है फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज, तो कोई भी सेक्रेटरियल ऑडिटर है उसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और सेग्रीगेट करना पड़ेगा लॉज को, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एप्लीकेबल लॉज दैट इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ। जैसे मान लो मैं जूट इंडस्ट्री का अगर ऑडिट कर रहा हूं, तो जूट इंडस्ट्री के ऊपर, जूट इंडस्ट्री का कोई पर्टिकुलर जूट मिल है, मैं उसका अगर ऑडिट कर रहा हूं, तो जूट इंडस्ट्री का क्या क्या लॉ है, जैसे जूट इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फैक्ट्री लॉ एप्लीकेबल होगा, वेजेस एप्लीकेबल होगा, तो अलग अलग मैं लॉज देखूंगा, क्या होगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, उस इंडस्ट्री के ऊपर क्या क्या लॉ लगता है वो सब देखूंगा, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक लॉ को मैं सेग्रीगेट करूंगा, जनरल लॉज को सेग्रीगेट करूंगा एंड सेग्रीगेट देम, ठीक है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ को मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अगर बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा, ठीक है। इंश्योरेंस है तो IRDA एक्ट लगेगा, ठीक है। जनरल लॉज को मैं आइडेंटिफाई करूंगा, लेबर लॉ कौन सा रहेगा, कंपनीज एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, एनवायरमेंटल लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब देखना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर से बात करूंगा, टैक्स ऑडिटर से बात करूंगा, दोनों का भी रिपोर्ट मैं लूंगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। पहले टाइप ऑफ कंपनी देखोगे, टाइप कौन सा है, पब्लिक है कि प्राइवेट है,
ठीक है, तुम पहले टाइप ऑफ कंपनी देखोगे, पब्लिक है कि प्राइवेट है, ठीक है। स्टैट्यूटरी रजिस्टर विद रेगुलेटर, अलग अलग स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स को मैं देखूंगा, ठीक है। जैसे कंपनीज एक्ट में अलग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, ठीक है, और उसके बाद एसईजेड लॉ के अंदर अलग रजिस्टर होता है, अलग अलग रजिस्टर, अलग अलग रजिस्टर, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस विद द रेगुलेटर्स, अलग अलग रेगुलेटर के ऊपर कौन कौन सा लॉ लगेगा वो चीज़ देखूंगा। जोग्राफिकल लोकेशन देखूंगा, ब्रांच का, एजेंसीज लोग का, ये सब का रेगुलेशन देखूंगा। स्टेटस देखूंगा कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। सेगमेंट देखूंगा, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस सेक्टर में है कि किस में है। फिर उसके बाद टर्नओवर देखूंगा, पेड अप शेयर कैपिटल देखूंगा, प्रॉफिट देखूंगा कंपनी का। इससे मेरे को लॉस का पता चलेगा। टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल क्यों देख रहे हैं भैया, तभी तो पता चलेगा ना। अलग अलग लॉ, जैसे अभी देखा था सेक्रेटरी ऑडिट के लिमिट है ना, टर्नओवर कितना होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, सारा चीज तो देखना ही पड़ेगा ना। ओके, after identifying, the secretary auditor shall report whether the company is in compliance with applicable laws or no। तो पहले क्या करेगा, एक रिपोर्ट देगा, एक इनिशियल रिपोर्ट देगा कि यार तुम जो आइडेंटिफाई किया ना हम लोग ने लॉ, वो लॉ को तुम कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी बताएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट कंडक्ट एंड कंप्लायंसेस ऑफ लॉ, अब क्या करूंगा, कॉर्पोरेट कंडक्ट को मैं वेरीफाई करूंगा कि कॉर्पोरेट एक्शंस जितना भी लिया, जितना इवेंट हुआ वो एज पर लॉ हुआ है कि नहीं हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इवेंट एंड कॉर्पोरेट एक्शन, these are event which brings significant change, which brings significant change. These events generally occur after the approval of BOD का अप्रूवल से होता है। It is the duty of the secretary auditor to identify these events occurred during the audit period। during the audit period अगर ऐसा कोई इवेंट रहता है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करने पड़ेगा इस इवेंट को, और इस इवेंट के बारे में बात करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। इस इवेंट को स्क्रूटनाइज करने का काम है सेक्रेटरी ऑडिटर का, ठीक है। ऐसा कोई इवेंट जो सिग्निफिकेंट चेंज लेके आता है वर्किंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी में, और ये इवेंट अगर ये इवेंट जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल से होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, चेंज इन द चार्टर डॉक्यूमेंट, जो कंपनी का डॉक्यूमेंट्स है, एमओए, एओए, अगर उसमें कोई चेंज हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज हुआ है, अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट अफेयर्स या फिर मैनेजमेंट कंपनी में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी हुआ है ऑडिटर का, केएमपी का, डायरेक्टर का। बोरिंग लिमिट अगर एक्सीड कर जाता है 180, सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट से अगर चेंज एक्सीड हो जाता है। लाइसेंसिंग या परमिशंस कुछ अगर चेंज हुआ है, ये हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे सच इवेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करोगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को चेक करोगे, क्योंकि बीओडी का अप्रूवल से होता है ना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग हम लोग चेक कर लेंगे। फाइलिंग चेक करेंगे रेगुलेटर्स के संग, अगर कोई फाइलिंग हुआ है, अगर केएमपी चेंज होता है, कैजुअल वैकेंसी होता है तो फाइल करना पड़ता है ना, 30 डेज के अंदर में अपॉइंट करना पड़ता है ऑडिटर को, फिर उसके बाद फाइल करना पड़ता है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट हम लोग चेक करेंगे, स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर विद द एमसीए एटसेट्रा, अलग अलग स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर देखेंगे, और फिर थर्ड पार्टी सोर्स से भी हम लोग पता करने का तरीका लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, इवेंट हुआ है, इसमें कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं, ठीक है। कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली हुआ है, द ऑडिटर आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच कॉर्पोरेट इवेंट शैल वेरीफाई कंप्लायंसेस ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन एंड रिपोर्ट इन द केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है, ये एक्शंस अगर कॉर्पोरेट एक्शंस लिया गया है, ऐसा इवेंट जो अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में बहुत ज्यादा, अफेयर्स ऑफ द कंपनी में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, सिग्निफिकेंट चेंज लेके आ रहा है, बीओडी का अप्रूवल से हुआ है ये सब इवेंट, तो कॉर्पोरेट ऑडिटर क्या, तो सेक्रेटरी ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा इस सारे इवेंट को। कैसे चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखेगा, फाइलिंग देखेगा रेगुलेटर के संग, एनुअल रिपोर्ट देखेगा, स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर देखेगा, थर्ड पार्टी सोर्स से पता करने का कोशिश करेगा। फिर उसके बाद अगर पता करने के बाद वो चेक करेगा कि ये जो कंप्लायंसेस, प्रॉपर कंप्लायंसेस हुआ था नहीं, कि क्या नहीं हुआ था ये सारा इवेंट के समय, और वेरीफाई करेगा कि हाँ ये जो जितना भी कॉर्पोरेट इवेंट हुआ है, आइडेंटिफाई करने के बाद वेरीफाई करेगा कि कंप्लायंसेस हुआ है कि नहीं हुआ है, और रिपोर्ट करेगा इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। ओके ओके, और रिपोर्ट कैसे, अगर ये चेक करेगा तो ऑडिट चेकलिस्ट बनाएगा, ऑडिट टूल्स बनाएगा, ऑडिट प्लान बनाएगा, फिर उसके बाद ऑडिट कंडक्ट करेगा। ओके, अब एलओडीआर का बात हो गया, तो एलओडीआर हम लोग ने ऑलरेडी, एलओडीआर वाला रेगुलेशन में कर रखा है, एलओडीआर रेगुलेशन में कर रखा है, उसका मैंने सेपरेट रिवीजन ले रखा है, पूरा एलओडीआर रेगुलेशन, वो रिवीजन आप देख लीजिएगा, उसमें आपको कॉम्पोजिशन, बोर्ड का कॉम्पोजिशन के बारे में जानने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका एलओडीआर बहुत सारा जगह है, तो आपको सारा ही एलओडीआर को दिमाग में रखना है, पूरा एलओडीआर का प्रोविजन आपके दिमाग में रहना चाहिए, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑडिटर नीड टू चेक वेदर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड इज एज पर द एप्लीकेबल लॉज और नॉट। तो कंपोजिशन जो बोर्ड का है वो एज पर रेगुलेशन है कि नहीं है, एज पर रेगुलेशन है कि नहीं, जो एलओडीआर रेगुलेशन है उसके हिसाब से कंपोजिशन है कि नहीं। द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड इंक्लूडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ, वो उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनीज एक्ट के संग कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के संग कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, सिविल एविएशन एक्ट के संग, सेबी एक्ट, अलग अलग एक्ट के संग कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द बोर्ड, दैट इज एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, वुमेन डायरेक्टर, ये सारा देखना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 149(1) क्या बोलता है, एटलीस्ट वन वुमेन शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट वन वुमेन शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शैल बी देयर, ठीक है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और टर्नओवर मिनिमम 300 करोड़, लोग को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने का दरकार है। एलओडीआर में क्या बोलता है, एज पर रेगुलेशन नंबर 17, 50% ऑफ द डायरेक्टर शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर इफ 1000 टॉप लिस्टेड कंपनी, देन वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। देखो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट सेक्शन 149 बोलता है एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसा पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है या फिर टर्नओवर मिनिमम 300 करोड़ है, वो लोग को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है। एलओडीआर रेगुलेशन बोलता है अगर तुम्हारा कंपनी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, तो 50% ऑफ द डायरेक्टर क्या होना पड़ेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना पड़ेगा और एक वुमेन डायरेक्टर होना कंपलसरी है। लेकिन अगर तुम्हारा कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है तो वुमेन डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना पड़ेगा। चेयरमैन क्या होगा, चेयरमैन शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेगा अगर 1/3 डायरेक्टर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर चेयरमैन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना पड़ेगा अगर हाफ ऑफ द डायरेक्टर आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये सब हम लोग ने एलओडीआर रेगुलेशन में पढ़ रखा है। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द कमिटी ऑफ द बोर्ड एज पर दी एलओडीआर। तुमने कॉम्बिनेशन जो बनाया, कमिटी जो बनाया है वो एज पर एलओडीआर, तो एनआरसी एसआरसी आरएमसी वाला जो रेगुलेशन है वो आपको पूरा अच्छे से चेक करना पड़ेगा। ओके ओके, तो देखो क्या हो रहा है, तुमको क्या करना है, सेक्रेटरी ऑडिटर का ड्यूटी है कि वो चेक करे कि कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एज पर द लॉ और नॉट, बोर्ड का कॉम्पोजिशन एज पर द लॉ है कि नहीं, ओवरऑल कॉम्पोजिशन देखना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग का और उन लोग का मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। एलओडीआर रेगुलेशन भी फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही साथ अगर कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन उस कंपनी के ऊपर लगता है तो वो रेगुलेशन भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बैंक्स है तो बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर भी कुछ कॉम्पोजिशन के बारे में अगर बोल रहे हैं तो वो भी फॉलो करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर है कि नहीं एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर एलओडीआर देखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कमिटीज भी देखना पड़ेगा, जितना भी कमिटी बना हुआ है उसका कॉम्बिनेशन एज पर एलओडीआर रेगुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, The auditor shall check compliances of all applicable laws and regulation in relation to the above, that is combination and composition. Okay, फिर उसके बाद बोर्ड का जितना भी प्रोसेस है उसको भी देखना पड़ेगा। The auditor shall verify whether the decision of the board is taken as per the applicable laws and regulation. बोर्ड का जितना भी प्रोसेस है, various provision in respect of board process that the auditor need to check are as follows. क्या क्या चीज देखना पड़ेगा भैया, बोर्ड का जितना भी प्रोसेस है, भैया बोर्ड मीटिंग इज एज पर द बोर्ड मीटिंग या फिर कमिटी का जो मीटिंग हो रहा है वो एज पर लॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ मीटिंग्स, उसके बाद जितना भी मीटिंग्स हो रहा है उसका मिनट्स बन रहा है कि नहीं, सब चीज चेक करेगा। सेक्शन 179 इन रिलेशन टू बोर्ड मीटिंग वो सारा चीज देखा जाएगा। मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, अगर शेयर होल्डर लोग का जो मीटिंग हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। मीटिंग एंड डेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, अपॉइंटमेंट एंड डेजिग्नेशन, कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई नया अपॉइंट हो रहा है या फिर कोई रिजाइन हो रहा है, एज पर लॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोर्ड क्या करेगा, परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करेगा, बोर्ड का जो परफॉर्मेंस है उसको भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि बोर्ड अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, उसको भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। फिर साथ ही साथ सिस्टम एंड प्रोसेस भी देखा जाएगा, कंपनी का जो सिस्टम एंड प्रोसेस है उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एनी सिस्टम इज अ कोर एलिमेंट ऑफ एनी कंपनीज मैनेजमेंट। जो भी सिस्टम बनाता है ना, जो भी सिस्टम प्रोसेस एसओपी जो कंपनी बना रहा है, इट इज अ कोर एलिमेंट ऑफ एनी कंपनीज मैनेजमेंट। प्रोसेस आर ऑल थिंग्स दैट कंपनीज नीड टू मेक सिस्टम वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, तो पहले सिस्टम बनाना पड़ेगा फिर उसके बाद प्रोसेस बनाना पड़ेगा, प्रोसेस के संग ही सिस्टम चलता है, दोनों साथ साथ चलता है। ठीक है, एज पर सेक्रेटरी ऑडिटर सिस्टम एंड प्रोसेस इंक्लूड इंटरनल पॉलिसीज डिसीजन प्रोसीजर्स लेड डाउन बाय द ऑडिटी। ठीक है, तो ऑडिटी मतलब कंपनी जितना भी तुम्हारा इंटरनल पॉलिसीज बनाया, डिसीजंस बनाया, डिसीजन लिया, प्रोसीजर्स जो फॉलो कर रहा है उसको देखना पड़ेगा। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है और प्रोसेस होता है जिससे वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चलता है। ठीक है, फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंसेस ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, तो सेक्रेटरी ऑडिटर को ये प्रोसेस भी देखना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी देखना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स भी देखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा कंपनी का। अगर कंपनी को ने कोई आईटी सिस्टम मेंटेन किया तो आईटी सिस्टम को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, it is the duty of the auditor, secretary auditor, to check whether the system and process followed by the auditee is commensurate the size of the company, whether तो तुमने जो सिस्टम बनाया है वो तुम्हारा औकात के हिसाब से बनाया कि नहीं। रिलायंस ने जो सिस्टम फॉलो किया है वो सिस्टम तुम बना दिया, भैया तुम्हारा कंपनी छोटा सा है, इतना बड़ा सिस्टम का दरकार नहीं, करोड़ों रुपया तुम उसमें लगा रखा है, कोई दरकार नहीं है। ठीक है, कोई दरकार नहीं है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स। ठीक है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो सिस्टम बनाया है उसमें इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एनालाइज करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, उस सिस्टम को एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे एनालाइज करना पड़ेगा भैया, कंपनी ने जितना भी शोकॉज नोटिस रिसीव किया है उसका कितना रिप्लाई किया है, और सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी रेगुलेटर से वो सारा चीज चेक करेगा। भले ही इतना अच्छा सिस्टम तुमने बना दिया लेकिन फॉलो नहीं हो रहा है, शोकॉज नोटिस आ रहा है, उसका रिप्लाई भी जा रहा है, तो कैसे हो रहा है, प्रॉपर सिस्टम देखना पड़ेगा, सिस्टम एंड प्रोसेस को चेक करना पड़ेगा। ओके,
फ्रॉड को भी डिटेक्ट करने का ड्यूटी है किसका? सेक्रेटरी ऑडिटर का। सेक्रेटरी ऑडिटर शैल एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑडिट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब भैया फैमिली मैन में देखा है ना मनोज वाजपेयी को, उसी को बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब अपना दिमाग, अपना बुद्धि, ठीक है, ऑडिट करते वक्त अपना जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट जो एक्सपीरियंस के संग आता है, जजमेंट कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब भैया ड्यूटी, अपना तुम्हारा काम अपना एकदम बढ़िया से करना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू गैदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को खड़ा इकट्ठा करना पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? अपना रिपोर्ट बनाना पड़ता है। और कैसे पता चलता है कि रिपोर्ट, कैसे पता चलता है कि फ्रॉड होगा कि नहीं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मींस द एटीट्यूड दैट इंक्लूड क्वेश्चनिंग माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, being alert in respect of any possible misstatement due to fraud and critical assessment of evidence collected। तो ऑडिटर का ड्यूटी होता है कि उसका ऑडिटर के पास क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए कि कोई भी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो रहा है क्या, फ्रॉड के कारण हो रहा है क्या मिसस्टेटमेंट, या फिर नॉर्मल है, एरर ड्यू टू फ्रॉड है कि नहीं है। प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है? प्रोफेशनल जजमेंट मतलब ऐसा चीज जो तुम्हारा एक्सपीरियंस से आता है। क्या होता है? तुम्हारा चीज जो तुमको देख के एंट्री पता चल जाएगा कि नहीं यार ये एरर से हुआ है या फिर फ्रॉड से हुआ है, ठीक है। ओके, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ एप्लीकेबल स्टैंडर्ड एंड मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है, उसको बोलते हैं जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट। ओके ओके, अब देखो ऑडिटर के पास सस्पिशन भी कर सकता है, स्पेकुलेशन भी कर सकता है, दोनों चीज कर सकता है। सस्पिशन इज मोर डेफिनेट स्टेट ऑफ माइंड, it is the more definite state of mind. Suspicion is a more definite state of mind than speculation, but false thought of evidence, simple speculation that they may be fraud is not a suspicion, ठीक है। suspicion is a more definite state of mind, ठीक है। speculation क्या है? speculation को अपने suspicion पूरा evidence नहीं होता है। अगर मान लो कोई चीज़ पे suspicion हो रहा है तो उसको और अच्छा से पता लगाने का कोशिश करो, और अच्छा से पता लगाने का कोशिश करो। simple speculation that there may be fraud is not a suspicion। speculation और suspicion में ये अंतर होता है, ठीक है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व फ्रॉड, ये सारा ट्रांजैक्शन है जिसमें फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अच्छे से देखना चाहिए। एक्सेसिव मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, अगर मैनेजर रेम्यूनरेशन तुम ज्यादा दे रहा है, बहुत ज्यादा दे रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग अगर हो रहा है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, मर्जर डीमर्जर एमलगमेशन बहुत ज्यादा अगर हो रहा है कोई, और आईपीओ रिलेटेड फ्रॉड, अगर आईपीओ आ रहा है तो वहां पे भी फ्रॉड होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारा ट्रांजेक्शन को ऑडिटर को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। डन। अब उसके बाद एक बार फ्रॉड, अगर फ्रॉड को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा तो रिपोर्ट भी करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट। हम लोग ने अभी पढ़ा, रेड विथ रूल 13, ठीक है। इफ द फ्रॉड इज नॉट क्वांटिफाइबल, अगर फ्रॉड को हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो सेक्रेटरी ऑडिटर शुड फर्स्ट कम्युनिकेट विद द बीओडी और एसी एंड स्टिल इट इज स्टिल अ फ्रॉड एंड द सेम नीड्स टू बी रिपोर्टेड एंड स्टिल इट इज अ फ्रॉड देन इट इज टू बी रिपोर्टेड, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर फ्रॉड क्वांटिफाइबल नहीं है, अगर फ्रॉड क्वांटिफाइबल नहीं है, बोला ना अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा होगा या फिर 1 करोड़ से कम होगा, अगर फ्रॉड क्वांटिफाइबल नहीं है मतलब तुमको पता नहीं 1 करोड़ से ज्यादा है कि 1 करोड़ से कम है, तो क्या करना पड़ेगा? तुमको बीओडी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा और स्टिल इट नीड्स टू बी रिपोर्टेड, तुमको बीओडी को बताना पड़ेगा, बीओडी को अपना रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट थ्रेशोल्ड ऑफ 1 करोड़ इज ब्रीच देन द ऑडिटर शैल रिपोर्ट टू द सीजी, ठीक है। सीजी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो सीजी को रिपोर्ट करना पड़ता है। फ्रॉड क्या होता है? एनी एक्ट और कोर्स ऑफ डिसेप्शन, एनी एक्ट और कोर्स ऑफ डिसेप्शन, कंसीलमेंट, ओमिशन एटसेट्रा फॉर गेनिंग एडवांटेज और अनफेयर अनलॉफुल गेन, ठीक है, और राइट्स और इंजुरी। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, अगर कोई भी काम हम लोग करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसेप्शन, एनी एक्ट और डिसेप्शन, कंसीलमेंट, ओमिशन, कुछ भी ऐसा हम काम करते हैं जिससे क्या हो रहा है? कंसीलमेंट हो रहा है, या फिर हम कोई कंसीलमेंट करते हैं, या फिर हम लोग कोई ओमिशन करते हैं, या फिर डिसेप्शन करते हैं, किसी को डिसीव कर रहे हैं, किसी को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ड्यू टू इन ऑर्डर टू गेन, हम लोग को जिससे फायदा हो, किसी दूसरे का नुकसान से हम लोग को फायदा हो, या फिर हम लोग को अनलॉफुल एडवांटेज मिले, हम लोग को उसके ऊपर एडवांटेज मिले। हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, क्यों करते हैं? हम लोग को शेयर होल्डर से पहले सारा चीज पता चल जाए और हम लोग शेयर होल्डर से पहले सारा फायदा ले ले, तो ये तो अनलॉफुल गेन
हो रहा है ना हम लोग को, अनलॉफुल गेन हो रहा है, जिसके कारण उसका राइट्स और उसका राइट्स का इंजुरी हो रहा है, उसका राइट्स का इंजुरी हो, इन ऑर्डर टू गेन राइट्स अबव द अदर, इन ऑर्डर टू गेन इंजुरी अबव द अदर, इसको बोलते हैं फ्रॉड। इसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस द ऑडिटर शुड चेक वेदर दिस नॉन कंप्लायंस ड्यू टू फ्रॉड और नॉट। सब चीज चेक करना पड़ेगा। अगर ऑडिटर देख रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो ये भी चीज चेक करना पड़ेगा कि ये नॉन कंप्लायंस फ्रॉड से हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। फ्रॉड कैन हैपन इफ इन कंप्लायंट नॉन कंप्लायंट कंपनी। कंप्लायंट कंपनी है तो भी फ्रॉड हो सकता है, नॉन कंप्लायंट कंपनी है तो भी फ्रॉड हो सकता है। ठीक है। ओके। ओके। अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कंपनी को कॉर्पोरेट एक्शंस को और इवेंट को हैविंग हैविंग बेयरिंग ऑन द ऑडिटिंग अफेयर्स। कंपनी का अफेयर्स के ऊपर अगर कंपनी ने कुछ मेजर कॉर्पोरेट एक्शन लिया है जिसका कंपनी का अफेयर्स के ऊपर मेजर बेयरिंग है, मेजर सिग्निफिकेंट उसके ऊपर बेयरिंग है, तो उसको भी हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई मेजर कॉर्पोरेट एक्शंस और इवेंट दैट इज बेयरिंग ऑन द अफेयर्स ऑफ द ऑडिटी। ही हैज टू चेक एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन एंड रिपोर्ट ऑल इवेंट और एक्शन इन हिज रिपोर्ट में सारा इवेंट और एक्शंस के बारे में बताना पड़ेगा। ऑडिटर शैल एक्सेस एंड आइडेंटिफाई सच इवेंट्स। द आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। क्या क्या पैरामीटर्स है? कंसीडरेशन इन्वॉल्व एंड द परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और नेटवर्थ। ठीक है। बोल रहा है कि हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स देखेंगे। अगर कोई ट्रांजेक्शन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई रेम्यूनरेशन जा रहा है, तो जितना तुम रेम्यूनरेशन जा रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर को कितना परसेंट है। सपोज मान लो कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है और बोर्ड को रेम्यूनरेशन भी 100 करोड़ जा रहा है, तो भैया ये तो गलत है ना, ये गलत है, तो यहाँ पे फ्रॉड होने का चांस है। अगर कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन 1 करोड़ जा रहा है, तो ठीक है, तब 1% ही जा रहा है टर्नओवर का 1% ही जा रहा है, नेटवर्थ का 1% ही जा रहा है, चलेगा। ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस और नॉट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से तुम रॉ मटेरियल खरीद रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस है, ठीक है, चलेगा। ठीक है। इफ देयर इज एनी शिफ्ट इन द स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी, पहले कंपनी कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं खरीदता था रॉ मटेरियल, अब खरीदने लग गया, कोई स्ट्रेटजी में चेंज है, तो ये भी देखना पड़ेगा। इफ देयर इज एन ओमिशन विच हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द मार्केट, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है जिस मार्केट के ऊपर, वो चीज अगर ओमिट किया है कंपनी, तो वो भी चीज हम लोग को देखना पड़ेगा, वो भी चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑडिटर को क्या क्या चीज देखना पड़ेगा? मेजर कॉर्पोरेट एक्शन जिसका बेयरिंग होता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी के ऊपर, तो उसको ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा। सच एक्शन और ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सच ट्रांजेक्शन को एक्सेस करना पड़ेगा। और आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? कंसिडरेशन कितना इन्वॉल्व है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है ऑन द एज अ परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर का परसेंटेज के ऊपर वो अमाउंट कितना है, तो इसको कंसिडरेशन मतलब अमाउंट इन्वॉल्व। ओके, अमाउंट इन्वॉल्व। ठीक है। और वेदर द ट्रांजेक्शन का ऑर्डिनरी कोर्स में वो ट्रांजेक्शन है कि ऑर्डिनरी कोर्स से हट के है। ठीक है। एनी शिफ्ट इन द स्ट्रैटेजी जो कंपनी फॉलो कर रहा था उससे अलग है क्या, या फिर देयर इज एनी ओमिशन विच में हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द मार्केट, ऐसा कोई चीज तुमने ओमिट कर दिया जिसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है। एग्जांपल है फ्यूचर प्लान ऑफ मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर। रेटिंग, कंपनी का कोई क्रेडिट रेटिंग में चेंजेस हुआ है, फ्रॉड किया है क्या, कोई प्रोमोटर या केएमपी कोई फ्रॉड किया है, सिग्निफिकेंट, ये मेजर मेजर कॉर्पोरेट एक्शंस है। एग्रीमेंट विद द शेयर होल्डर के संग क्या एग्रीमेंट है, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग अगर हुआ है, वेरियस अदर इवेंट एज पर एलओडीआर रेगुलेशन, डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एटसेट्रा, ये भी मेजर कॉर्पोरेट एक्शंस है। रिडेम्पशन, कन्वर्जन, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स एटसेट्रा ऑफ एनसीएस, चार्ज रिलेटेड अगर कोई मैटर है, कॉम्पोजिशन रिलेटेड कोई मैटर है, या फिर प्रोमोटर का फ्रॉड है कोई, तो ये सारा मैटर को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, ये सारा रिपोर्ट्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है और रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। ओके। डन। डन और नॉट, फटाफट से बताइए, डन और नॉट, डन और नॉट। डन। यहाँ पे हम लोग का सेक्रेटरियल ऑडिट वाला चैप्टर पूरा खत्म हो गया। एक छोटा सा बात आपको बताना रह गया कि भैया लिस्टेड कंपनी और मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी क्या क्या बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑडिट रिपोर्ट और लिस्टेड एंटिटी एंड मटेरियल सब्सिडरी। ये चैप्टर देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसको देखिए मैंने जबरदस्त तरीके से छोटा कर दिया है। ठीक है। अब देखो लिस्टेड एंटिटी और मटेरियल सब्सिडी दोनों को भी ऑडिट कराना पड़ता है ना, दोनों को ऑडिट कराना पड़ता है। मटेरियल सब्सिडी, लिस्टेड एंटिटी, अभी हम लोग ने पढ़ के आया ऊपर में, लिस्टेड एंटिटी और मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी। ठीक है। क्या कराना पड़ता है इसको, क्या कराना पड़ता है? लिस्टेड एंटिटी को क्या कराना पड़ता है? बताओ, लिस्टेड एंटिटी को क्या कराना पड़ता है? फटाफट से बताओ, लिस्टेड एंटिटी को क्या कराना पड़ता है? कौन बताएगा? फटाफट से, फटाफट से। जल्दी 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 जल्दी, आई वॉन्ट द आंसर। ओके।
इसको क्या करना पड़ता है, सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ता है ना, सेक्रेटरियल ऑडिट, इसको भी कराना पड़ता है सेक्रेटरियल ऑडिट, दोनों को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ता है, ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट दोनों को कराना पड़ता है। सेक्रेटरियल ऑडिट दोनों को कराना पड़ता है, ठीक है, एज पर एलओडीआर रेगुलेशन, एज पर एलओडीआर रेगुलेशन, एज पर एलओडीआर रेगुलेशन दोनों को कराना पड़ता है, ठीक है। ठीक है। और रिपोर्ट कौन सा देना पड़ता है बताइए, रिपोर्ट, रिपोर्ट किसको देना पड़ता है, रिपोर्ट के कौन सा देना पड़ता है बताइए, रिपोर्ट कौन सा देना पड़ता है, ठीक है। बताओ फटाफट से बताओ कौन सा रिपोर्ट देना पड़ता है, कम ऑन। फटाफट से बताओ। ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बाई, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट देगा, क्या देगा, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। और उसको किससे एनेक्स कर देगा, एनेक्स टू द, एनेक्स टू द ऑडिट रिपोर्ट, एनेक्स टू द ऑडिट रिपोर्ट, एनेक्स टू द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, एज पर रेगुलेशन 24A, एज पर रेगुलेशन 24A। ठीक है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी के केस में इसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, इसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, ठीक है। ओके, और ये वाला रिपोर्ट कितना दिन में फाइल करना पड़ेगा, 60 डेज में टू स्टॉक एक्सचेंज को, 60 डेज में टू स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, लिस्टेड एंटिटी का 60 डेज के अंदर में स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना पड़ता है। और ये वाला रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। और इसको किसके संग एनेक्स कर देना पड़ता है, इसको एनेक्स कर देना पड़ता है विद द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, विद द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। समझ में आया, तो मतलब इसका ऑडिट रिपोर्ट कहाँ चला जाएगा, इसके संग एनेक्स हो जाएगा, इसके संग एनेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल सब्सिडरी का रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, लिस्ट सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, और लिस्टेड एंटिटी का रिपोर्ट को बोलते हैं सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। और ये कितना दिन में रिपोर्ट को 60 डेज के अंदर में रिपोर्ट को फाइल करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना पड़ता है, ठीक है। ओके, ओके, इसको अपने प्यार से बोलते हैं एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट, इसको क्या बोलते हैं, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट। दैट इज सेम है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन ये लिस्टेड एंटिटी के लिए इसको एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एनुअल सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। ओके, और कौन कंडक्ट करता है, हु कंडक्ट्स, सीएस इन प्रैक्टिस, सीएस इन प्रैक्टिस, सीएसपी, सेक्रेटरियल कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ओके, ओके, ओके। और इसको बोर्ड रिपोर्ट के संग भी एनेक्स करते हैं, बोर्ड रिपोर्ट के संग एनेक्स करेंगे कि नहीं करेंगे, बोर्ड रिपोर्ट के संग भी एनेक्स करते हैं, बोर्ड रिपोर्ट के संग भी एनेक्स करते हैं, यस, बोर्ड रिपोर्ट में भी एनेक्स करते हैं, इसको भी बोर्ड रिपोर्ट में एनेक्स करते हैं, दोनों में एनेक्स करना पड़ेगा, बोर्ड रिपोर्ट में भी एनेक्स करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट में भी एनेक्स करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, डन, डन। हम लोग ने एक्सेप्शन ऑलरेडी कर रखा है कि ये वाला एक्सेप्शन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, कहाँ कहाँ ये वाला रिपोर्ट एप्लीकेबल नहीं है, हम लोग ने ऑलरेडी पहले कर लिया कि कहाँ कहाँ ये रिपोर्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, कहाँ कहाँ ये रिपोर्ट एप्लीकेबल नहीं है, हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया कि कहाँ कहाँ ये रिपोर्ट एप्लीकेबल नहीं है, कहाँ कहाँ ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अगर मटेरियल सब्सिडरी का मटेरियल, अगर अगर रेगुलेशन 24 है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, जिस कंपनी का, जिस लिस्टेड एंटिटी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और नेटवर्थ 25 करोड़, दोनों दोनों उससे कम है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे कम, नेटवर्थ 25 करोड़ या उससे कम, या फिर मटेरियल, या फिर मटेरियल लिस्टेड, या फिर लिस्टेड कंपनी अगर एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। गाइडलाइंस, प्रिंसिपल फॉर गुड कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिस, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर गुड कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस। ओके, बोल रहा है कि एक कंपनी को
गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होता है? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब वो अच्छे से काम करेगा, उसको माना जाएगा ही इज फॉलोइंग गुड प्रैक्टिसेस। तो कब माना जाएगा? ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी वेदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल शुड बी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड एंड डिस्क्लोज एज पर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। जितना भी इन्फॉर्मेशन है, वेदर फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है या फिर कंप्लायंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सारा चीज को बढ़िया से प्रिपेयर करना पड़ेगा और डिस्क्लोज करना चाहिए। द कंपनी शुड फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट and should ensure annual audit is conducted by an independent competent qualified auditor। जितना भी तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको फॉलो करना चाहिए, लेटर एंड स्पिरिट मतलब रूल्स के हिसाब से भी, स्पिरिट के संग भी, खाली कंप्लायंस के लिए नहीं, अच्छे तरीके अच्छा से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, और एनुअल ऑडिट को प्रॉपर्ली कंडक्ट कराना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर से, ठीक है। गिव टाइमली इन्फॉर्मेशन टू द इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर लोग को टाइमली दो सारा इन्फॉर्मेशन। रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन शुड बी डिसेमिनेटेड टाइमली इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करिए। डिसेमिनेशन चैनल शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। डिसेमिनेशन जिससे तुम कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन तुम जैसे डिसेमिनेट कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। फॉलो एप्लीकेबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एंड अदर लॉ शुड बी कंप्लाइड विद बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। फाइलिंग शुड बी डन प्रॉपरली, प्रॉपर फाइलिंग करना पड़ेगा। रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर, राइट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स को हम लोग को गिव स्टेक होल्डर रिड्रेसल मैकेनिज्म। स्कोर्स वेबसाइट में, स्कोर्स में जाके वो तुम लोग का जो ग्रीवांसेस को रिड्रेस करना चाहिए। इफेक्टिव विसल ब्लोअर मैकेनिज्म होना चाहिए कंपनी के पास। इंटरेस्ट डायरेक्टर्स केएमपी मस्ट डिस्क्लोज देयर इंटरेस्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जितना भी केएमपी या फिर बोर्ड ऑफ केएमपी या फिर डायरेक्टर्स लोग का जो भी इंटरेस्ट है वो लोग को डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। बीओडी को जितना भी अपना एक्शन है ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है। बीओडी शुड हैव अ पॉलिसी टू मेक इफेक्टिव कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, रिव्यूइंग पॉलिसी डिसीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। रेम्यूनरेशन एंड सिलेक्शन पॉलिसी भी वो लोग का प्रॉपर होना चाहिए, एक पॉलिसी बनाना चाहिए और पॉलिसी के हिसाब से ही कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब जो आपका फॉर्मेट है ना सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का, वो मैं फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मेट खाली देख लीजिएगा, बाकी सब हम लोग ने पढ़ लिया है। जो फॉर्मेट है आपका एक बार देख लीजिए सेक्रेटरियल ऑडिट का। ओके, एक बार बस फॉर्मेट देख लीजिए, लास्ट में जो फॉर्मेट है वो हम लोग का देखना बाकी है। बाकी ये चैप्टर हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्लास में तो हम लोग ने फॉर्मेट जबरदस्त तरीके से किया था, अभी यहाँ पे अपने देख लीजिए फॉर्मेट। देखिए फॉर्म नंबर MR3, ठीक है, MR3 में ही जाता है सेक्रेटरियल रिपोर्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड, ठीक है। pursuant to the pursuant to section 2041 of the Companies Act, read with regulation rule number 9 of the company's appointment and remuneration of managerial person rules 2014। 2 मेंबर जाएगा, कंपनी का नाम जाएगा और फिर यहाँ पे जाएगा आई हैव कंडक्टेड। एक मिनट जोड़ो में खोल लेते हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड, यहाँ पे ईयर एंडेड लिख दीजिए। pursuant टू सेक्शन 2041 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रेड विथ रूल नंबर 9 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन रूल्स 2014। 2 मेंबर्स, कंपनी का नाम। आई हैव कंडक्टेड द सेक्रेटरियल ऑडिट ऑफ द कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल रेगुलेटरी प्रोविजंस एंड अडियरेंस टू गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस बाय, कंपनी का नाम। सेक्रेटरियल ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अ मैनर दैट प्रोवाइडेड बाय मी on a reasonable basis for evaluating the corporate conduct, statutory compliance and expressing my opinion thereof. Okay, based on my verification, the company books, paper, minutes, book form, etc. and other records maintained by the company, also the information provided by the company, its officer, agent or AR during the conduct of the secretarial audit, I do hereby report that in my opinion the company has during the audit period covering the financial year itna complied with the statutory provisions laid hereunder. Okay, I have examined the books, paper, minutes maintained by the company, Companies Act, Secretary FEMA, ये सब जो हम लोग ने स्कोप ऑफ ऑडिट दिया था ना, पूरा स्कोप ऑफ ऑडिट यहाँ पे बता दीजिए, स्कोप ऑफ ऑडिट,
ठीक है, यहाँ पे बता दीजिए कि आई हैव कंडक्टेड द ऑडिट, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दीजिए, यहाँ इंट्रोडक्शन दीजिए कि आई हैव कंडक्टेड द ऑडिट ऑफ सच एंड सच कंपनी, आई हैव कंडक्टेड ऑडिट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स द कंपनी हैज कंप्लाइड with applicable rules, regulations, etc. Okay, फिर उसके scope of I have examined the following provisions of the Companies Act, SCRA, depositories, FEMA, ठीक है, SEBI का regulation, SAST regulation, insider trading, ICDR, employee stock auction, अभी तो हो गया SBEB, अभी SBEB हो गया ना, ठीक है, फिर उसके बाद NCS, ये वाला भी चेंज हो गया, NCS हो गया ये रेगुलेशन। ओके, बाई बैक, डीलिस्टिंग, ठीक है, ये सारा बता दीजिएगा। ओके, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड वही SS1 SS2 पूरा स्कोप बताना है, यहाँ तक पूरा स्कोप बता दीजिए। ठीक है, आई फर्दर रिपोर्ट दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज ड्यूली कंस्टिट्यूटेड इन प्रॉपर बैलेंस, वही फिर उसके बाद अफेयर्स ऑफ द कंपनी प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग ने सारा पॉइंट्स पढ़ा था ना, आइडेंटिफाई कॉर्पोरेट एक्शंस, ठीक है, एंड सेग्रीगेशन ऑफ लॉ, आई हैव आइडेंटिफाइड वेरियस एप्लीकेबल लॉज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद उसको प्रॉपर सेग्रीगेशन कर लिया। फिर कॉर्पोरेट एक्शंस कोई कंपनी ने लिया है, कंडक्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंडक्ट, ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग को लिख के आना है। ये सारा पॉइंट देखिए हम लोग ने पढ़ा था ना, वो सारा पॉइंट्स आप लोग को लिख के आना है। देखिए कौन कौन सा पॉइंट, आइडेंटिफाइंग एंड सेग्रीगेटिंग ऑफ एप्लीकेबल लॉज, ओके, वेरिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट कंडक्ट एंड कंप्लायंसेस, बोर्ड का कॉम्पोजिशन प्रॉपर है कि नहीं है, बोर्ड का प्रोसेस प्रॉपर है कि नहीं है, सिस्टम एंड प्रोसेस अच्छा है कि नहीं, फ्रॉड का तुमने डिटेक्शन किया है कि नहीं, एज पर अकाउंटिंग एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, रिपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉड को, अगर कोई फ्रॉड है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, मेजर कॉर्पोरेट एक्शन है कि नहीं, उसका क्या बेरिंग है ऑडिटिंग अफेयर्स के, उसके बाद वो भी तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ओके, वही सिक गिव डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक इवेंट दैट हैव मेजर बेयरिंग ऑफ द कंपनीज अफेयर्स। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, देखिए MR3 का अगर फॉर्मेट में आपको लिखाना चाहूँ तो ऐसे लिख दीजिए, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ डैश 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 लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर उसके बाद टू द मेंबर्स डॉट 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 लिमिटेड। ठीक है, फिर उसके बाद लिखिए आई हैव कंडक्टेड सेक्रेटरियल ऑडिट ऑफ डॉट 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 लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड डॉट 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 on the basis of discussion with the management I have conducted my audit, I have reviewed the books, records, etc. and found that company is in compliance with applicable rules, regulations, etc. I have reviewed the following provisions applicable on company। ठीक है, तो फिर लिख दीजिए पूरा स्कोप, स्कोप ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर। ठीक है, फिर उसके बाद लिख दीजिए सारा जो हम लोग ने पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ा, पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोसेस में क्या होगा, आइडेंटिफाइंग ऑफ एप्लीकेबल लॉ, ठीक है, फिर उसके बाद बोर्ड प्रोसेस, फिर उसके बाद कंडक्ट, ठीक है, कॉर्पोरेट कंडक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद सिस्टम एंड प्रोसेस को भी हम लोग ने चेक किया, सिस्टम एंड प्रोसेस हेडिंग दे दे के लिख दीजिए सिस्टम एंड प्रोसेस।
ठीक है, फिर उसके बाद मेजर कॉर्पोरेट एक्शंस विच हैज बेयरिंग, मेजर कॉर्पोरेट एक्शन विच हैज बेयरिंग। ओके, समझ में आया। लास्ट में आप दे दीजिएगा डेट, प्लेस, सिग्नेचर। ठीक है, सी एस, ए सी एस, एफ सी एस और सी पी नंबर अपना। ठीक है, ये जरूरी है पूरा, ये एकदम जरूरी है लास्ट में जो दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट में जो दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है। देखिए लास्ट में आपको क्या देना है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए डेट, प्लेस, नेम, ठीक है, सी एस, ठीक है, नेम सी एस। ओके, नेम ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी फर्म, नेम ऑफ फर्म। अगर आपको फर्म का नाम नहीं लिखना है तो यहाँ पे बस लिख दीजिए नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ फर्म, एसीएस और एफसीएस नंबर और सीपी नंबर। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग को ये लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख के आना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, डन, डन, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे पूरा आपका रिवीजन हो जा रहा है सेक्रेटरियल ऑडिट का, सेक्रेटरियल ऑडिट का। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 का पूरा एक्सटेंसिव रिवीजन हो जा रहा है, एवरीथिंग हम लोग ने कर लिया। ठीक है, आई होप आपको पूरा अच्छा से क्लियर हो गया। कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जरूर जरूर से कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ, आपका पूरा चैप्टर पूरा क्लैरिटी मिल गया, तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। आई होप आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।